नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोर जीके में। और आज का हमारा वीडियो है समास। ठीक है, तो ये जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, आपका वर्ग 3 का प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, तो उसमें हिंदी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समास। तो आज हम वही देखने वाले हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप वीडियो बिना किसी देर के शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको चैनल की ओर से आने वाले नोटिफिकेशंस मिल सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला समास का जो है आप अर्थ समझ लें। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो जब भी हम कोई दो शब्दों को मिलाकर कोई एक सार्थक शब्द बनाते हैं, उसको हम समास कहते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा है आपका द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और आखिरी जो छठवा है वो है बाहुव्रीहि समास। अब अव्ययी भाव समास क्या होता है? देखिए, जिस समास का पहला पद अव्यय और प्रधान होता है, मतलब पहला शब्द जो है, अगर हम उसको विग्रह करेंगे, समास को दो शब्दों में तोड़ेंगे, तो जो पहला शब्द है वो आपका प्रधान होगा, मुख्य होगा, उससे उसका अर्थ बन रहा होगा उस शब्द का, है ना। और वो अव्यय होगा, तो वो कहलाएगा आपका अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद, ट्रिक में हमने एक छोटी सी ट्रिक रखी है कि पहला पद क्या होता है, छोटा होता है और प्रधान होता है। अब देखिए, आप ऑप्शन, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं। प्रतिदिन, तो दिन जो है वो एक नॉर्मल शब्द है, उसका कोई ऐसा विशेष मीनिंग नहीं निकल रहा है कि दिन से क्या बताने की कोशिश कर रहे हो आप, है ना। लेकिन आपने बोल दिया प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब क्या हो गया, हर दिन, है ना। तो उससे प्रति से उसका पूरा जो है शब्द का सार्थक मीनिंग, सार्थक जो है अर्थ बन गया है। तो प्रतिदिन, तो प्रति यहाँ पे आप देखोगे छोटा शब्द है और प्रधान भी है। दूसरा अजन्म। अब जन्म जो है वो क्या जन्म है, क्या है, किसके लिए है, उससे उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। तो दूसरा शब्द जो है उसका कोई मीनिंग नहीं हो रहा जब तक कि आप उसमें पहला शब्द नहीं जोड़ेंगे। और पहला शब्द हमने जोड़ दिया अजन्म। अजन्म मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ, ये शब्द बन गया, है ना। तो आ जो है वो आपका जो प्रमुख शब्द है और प्रधान है ना, और छोटा भी है। तो ये अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है। देखिए, दूसरा सहर्ष, हर्ष, दूसरा शब्द है हर्ष, पहला शब्द है साधन हर्ष, आपने विग्रह किया। अब आप देखिए, इसमें इस हर्ष से आपको क्या पता चल रहा है, सिर्फ खुशी। किसकी खुशी, किस चीज का हर्ष, कुछ भी पता नहीं है, किस लिए हर्ष, है ना। लेकिन जैसे ही आपने इस पे सा लगा दिया तो खुशी के साथ सहर्ष, है ना। तो ये आपका शब्द का मतलब निकल आएगा। यथा संभव। अब यहां पे देखिए, संभव मतलब क्या होता है, उसका मतलब कि कोई भी चीज होने की जो है आपकी गारंटी, संभव, है ना। लेकिन यथा लगा दिया तो उसका मीनिंग पूरा बनेगा, है ना। अकेले संभव से उसका जो है शब्द नहीं बनेगा। तो यथा जो है वो प्रमुख शब्द है, प्रधान है, ठीक है। प्रतिकूल, ठीक है। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, जो अनुकूल ना हो, है ना, वो प्रतिकूल कहलाता है। अब इसमें आप दूसरा शब्द देखिए, कूल का कोई मतलब नहीं निकल रहा है ना, लेकिन आपने प्रति धनकूल कर दिया तो उसका एक अर्थ बन रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका अव्ययी भाव समास है। दूसरा, अव्ययी भाव समास को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ही शब्द बार बार आता है, तो उसमें भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, हाथ धन हाथ, तो हाथ और हाथ रिपीट हो रहे हैं, हाथों हाथ अगर लिखा है तो वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। फिर देखिए आप दिनों दिन, दिन प्लस दिन, दिनों दिन, यहाँ पे दिन दिन जो है रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी अव्ययी भाव समास होगा। अगला है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में इसका जस्ट उल्टा होता है अव्ययी भाव समास का। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है ना, और दोनों पदों के बीच
का कारक जो होता है वो लुप्त हो जाता है। अब कारक कैसा होता है अभी आपको मैं बताऊंगा, जब उसका हम उदाहरण देखेंगे तब आपको समझ में आएगा किस कारक की बात कर रहे हैं। तो जो कारक होता है वो क्या होता है, लुप्त हो जाता है, मतलब हट जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब तत्पुरुष समास में उदाहरण देख लें पहले आप। राजकुमार, इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होता है, राजा का कुमार, ठीक है ना। तो यहां पे जो का है ये कारक है, का जो है क्या है, कारक है। अब देखिए आप, अगर मैं का को हटा दूं तो क्या दिख रहा है, राजकुमार, है ना। तो दूसरा जो बीच का जो कारक है वो क्या हो रहा है, लुप्त हो जाता है। एक और देखिए, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। यश प्राप्ति, यश की प्राप्ति, है ना। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। शिवालय, शिव का आलय। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। ये सभी आपके तत्पुरुष समास हैं। अब इनमें देखिए आप बीच का शब्द अगर आप लुप्त कर देंगे तो आपका जो पहला शब्द था, जो समास जो विग्रह के पहले था वैसा बन जाएगा, है ना, सारे शब्द में से बन जाएंगे। तो इसमें जो कारक है वह लुप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखने की जरूरत है, तत्पुरुष समास के भी कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है। जिस तरह से समास के प्रकार थे उस तरह से ही तत्पुरुष समास के भी प्रकार हैं। अब ये जो मैं शब्द आपसे बोले ना, बीच का जो कारक है, उन्हीं से इनको जो अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। देखते हैं, देखिए क्या है, कर्म तत्पुरुष, जहां पे कारक क्या हो, को और का, ठीक है। दूसरा है कारण तत्पुरुष, जिसमें हो से, के द्वारा, है ना, इस तरह के शब्दों का यूज हुआ वो बीच में जो कारक के रूप में जाने गए हों, तो वो। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, इसमें क्या है, के लिए, के लिए का अगर उपयोग हो रहा है बीच में। अपादान तत्पुरुष का मतलब क्या हुआ, जहां पे तत्पुरुष समास में से का यूज हो रहा है लेकिन अलग होने के लिए हो रहा है ना। पाप मुक्ति, पाप से मुक्ति, तो यहां पे अपदान तत्पुरुष होगा। संबंध तत्पुरुष, का, की, के, का, अगर किसी चीज का कोई संबंध दर्शा रहा है तो वहां पे होता है आपका संबंध तत्पुरुष। और फिर आखिरी है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में मैं, पर, इन चीजों का लोप होता है और ये लुप्त भी हो जाता है जब हम इसको समास को बिना विग्रह के देखते हैं। अब देखिए कर्मधारय समास, अगला समास जो तीसरा समास है हमारा, कर्मधारय समास है। अब कर्मधारय समास में क्या था, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण विशेष का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब इसको समझिए, पहला पद क्या होता है, विशेषण, दूसरे पद की होती है तुलना। तो जहां पे भी किसी चीज की तुलना हो रही है और विग्रह करने में क्या आ रहा है, जो के समान शब्द आ रहे हैं, अगर इस तरह से कोई चीज आती हैं तो वो कहलाता है आपका कर्मधारय समास। अब देखिए आपको मैं इसका उदाहरण बताऊंगा तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। जैसे कि चरण कमल, कमल के समान चरण, के समान, ठीक है, यहाँ पे तुलना हो रही है। तो जहां पे तुलना होगी या के समान, है ना, है जो, इस तरह से शब्दों का प्रयोग होगा वहां पे कर्मधारय समास होगा। दूसरा देखिए महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, है जो, है ना, है जो, के समान, जिनमें उपयोग होता है वो कर्मधारय समास है। मृग नयन, मृग के समान नयन, ठीक है। लाल मणि, लाल है जो मणि, तो है जो या के समान इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है वहां पे कर्मधारय समास है। अब दिगु समास समझते हैं। दिगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह दिगु समास कहलाता है। संख्यावाचक, जहां पे कोई संख्या से संबंधित कोई बात हो रही होगी वहां पे आप देखेंगे दिगु समास होगी। जैसे कि चौराहा, चार राहों के समूह को हम क्या बोलते हैं, चौराहा। तो चौराहा में चार जो है वो नंबर आ रहा है, संख्या है, तो वो दिगु समास है। अगला त्रिकोण, तीन कोणों का समूह, यहाँ पे तीन जो है वो सब संख्या है,
ठीक है, ये द्विगु समास है। फिर है तिरंगा, 3 रंगों का समूह, ये क्या है आपका द्विगु समास है। ठीक है, अगला है द्वंद्व समास। देखिए नाम से ही समझ सकते हैं हम कि द्वंद्व होगा, द्वंद्व मतलब एक दूसरे के विरोधी होंगे दोनों शब्द, ठीक है, वो द्वंद्व समास कहलाता है। देखिए समझेंगे आप, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है। जब हम विग्रह करते हैं तो क्या लगता है, और अथवा या एवं, वह द्वंद्व समास कहलाता है। कैसे, दोनों पद एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब देखिए पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, गुण दोष, गुण और दोष, ये सभी देखेंगे आप शब्दों में एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है, और का उपयोग हो रहा है बीच में, तो ये आपका द्वंद्व समास था। अब है बाहुव्रीहि समास। ये इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का संकेत करते हैं। जब दोनों पदों को हम जोड़ते हैं तो वो किसी तीसरे पद के बारे में बात करता है। कैसे, ये समझेंगे हम उसके उदाहरण से। विग्रह करने पर क्या होता है, तीसरे जो है अर्थ निकलता है। तो देखिए चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो यहां पे जो बात हो रही है उससे तीसरा अर्थ निकल रहा है, ठीक है ना। जैसे देखिए गिरिधर, तो गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, है ना। अब एक चीज ध्यान रखिए आप, यहां पे जैसे देखेंगे आप चतुर्भुज, तो इसमें संख्या का भी लोप है, संख्या भी आ रही है, तो आप इसको द्विगु समास क्यों नहीं बोल रहे हैं, है ना। इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि इससे जो तीसरा अर्थ निकल रहा है उसकी बात करेंगे तो उसमें बाहुव्रीहि समास का उपयोग हो रहा है। इसी तरह से आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जब अलग अलग शब्दों के बारे में लिखा हो, आपके बारे में एक जैसे शब्द हो और बाहुव्रीहि समास और द्विगु समास का और कर्मधारय समास का वहां पे आपको ऑप्शन दिया हो, तो आप हमेशा बाहुव्रीहि समास का पर ही निशान लगाएंगे, अपना टिक मारेंगे। क्यों, क्योंकि बाहुव्रीहि समास जो है उसमें तीसरे पद के बारे में बात करता है। तो जहां पे भी है जो या आप उसके संख्या के बारे में बोलेगा तो वहां पे बाहुव्रीहि समास का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो पूछा गया है। देखिए सब इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया था यथाविधि में कौन सा समास है। तो देखिए यथाविधि, ये मैंने आपको बताया था, अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद प्रधान है। तुलसी कृत में कौन सा समास है, देखिए तुलसी दास जी के द्वारा रचित, है ना। तुलसीदास जी ने क्या रचित करा है, बहुत सारे काव्य की रचना करी है, तो उनके जो रचनाएं हैं, उनके द्वारा जो रची रचनाएं हैं उनके बारे में बात हो रही है। के द्वारा का यहाँ पे उपयोग हो रहा है बीच में, तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। फिर आते हैं त्रिलोचन, ठीक है, इसमें कौन सा समास है, तो यहाँ पे देखिए त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिनके, किसके हैं 3 लोचन, तो ये हैं आपके शिव जी। तो यहाँ पे तीसरे शब्द के बारे में बता रहा है, बाहुव्रीहि समास। फिर है बहुत थोड़ा, इसमें कौन सा समास है, तो देखिए बहुत भी लिखा हुआ है, थोड़ा भी लिखा हुआ है, आप समझ जाएं दोनों शब्द एक दूसरे से उल्टे हैं, मतलब द्वंद्व समास होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, तो ये देखिए सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैंने लिखा हुआ है कब कब पूछे गए हैं। मृग नयन, मृग के समान नयन, यहाँ पे तुलना हो रही है, तो जहां पे तुलना होती है वहां आता है आपका कर्मधारय समास, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू दोस्तों।